सो हाय एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो ऑलरेडी ख़त्म कर लिया था। हमने उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए थे जो हमारे चैप्टर के बाद में दे रखे थे, जो हमारे चैप्टर के बीच में दे रखे थे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, ओके, दैट इज़ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहला जो चैप्टर था उसमें वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी जो एक जनरल मैकेनिज्म होता है ऑफ द रिप्रोडक्शन, वेदर इट इज़ ऑफ एसेक्सुअल टाइप और वेदर इट इज़ ऑफ द सेक्सुअल टाइप। ठीक है, एनिमल्स में कैसा हो सकता है, प्लांट्स में कैसा हो सकता है, सभी टाइप के जो कुछ एक जनरल इंट्रोडक्शन थे वो हमने क्या किया था कि फर्स्ट चैप्टर में उनको देखा था। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में हमने क्या किया कि उन्हीं का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, ठीक है, वो हमने देखा कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। नाउ कम्स दी ह्यूमंस, ओके, कि ह्यूमंस कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके क्या क्या इवेंट्स होते हैं दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, क्या फिजियोलॉजी में कुछ चेंज आते हैं, कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, कब होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, विल डिस्कस इट अबाउट द ह्यूमंस इन दिस चैप्टर एज वी डिस्कस्ड इट अबाउट द प्लांट्स इन द प्रीवियस चैप्टर। ओके, तो जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था हमने एक चीज़ तो तभी आई गेस आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ह्यूमंस जो हैं, पहली बात तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एंड दे आर viviparous. Okay, I hope that you guys remember that what does the term viviparous mean. ठीक है, वो organism that which do not lay their fertilized or unfertilized eggs outside the body. ठीक है, the viviparous organisms are the organisms that lays their fertilized / unfertilized eggs inside their body. ठीक है, ये क्या होते हैं, बाहर एग्स को ले नहीं करते, they lay their eggs inside the body. Okay, now human reproduction में क्या होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे कि इफ़ यू गाइस रिमेंबर जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें इट वाज रिटन कि भाई कुछ चाहे बहुत से ऑर्गेनिज्म क्या हैं उनकी लुक्स में काफ़ी डिफ़र करते हों, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स दे आर क्वाइट बेसिक इन ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो उसमें पहला तो क्या था कि सबसे पहले गेमीट फॉर्मेशन होगा, दैट इज़ द गेमेटोजेनेसिस, देन द गेमीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस, then fertilization, then the zygote formation, then it undergoes mitotic meiotic division, जो भी it will form the embryo and then it will form the whole organism. Okay, तो अगर अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें भी सेम इवेंट्स टेक्स प्लेस। ठीक है, लेकिन अब अपन इसको क्या कर रहे हैं कि थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो द नंबर ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस अगर अपन उनको नाम दें तो सबसे पहले तो क्या होगा,
ह्यूमंस, ठीक है। सबसे पहले ह्यूमंस में भी क्या होगा, गेमीटोजेनेसिस, ठीक है। The first event that takes place is the gametogenesis, ठीक है। Gametogenesis means the formation of the gametes, ओके। जो मेल्स होंगे उनमें स्पर्म्स बनेंगे, जो फीमेल्स होगी उनमें क्या बनेंगे, एग्स बनेंगे, ओके। गेमीट बनने के बाद क्या होता है, गेमीट ट्रांसफर, ठीक है। और ह्यूमंस में हम उन गेमीट ट्रांसफर को क्या बोलेंगे, इंसेमिनेशन, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस when the sperms reach or when the sperms are transferred from the male body inside the female body, ठीक है। This process or this gamete transfer in humans is known as the insemination, ठीक है। अब जब गेमीट्स ट्रांसफर हो जाते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है, गेमीट्स ट्रांसफर के बाद में कौन सा इवेंट होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जब गेमीट्स ट्रांसफर हो गए, जब वो एक दूसरे के पास पहुंच गए, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि जो मेल और फीमेल गेमीट्स हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर द इंसेमिनेशन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ओके। अब फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अ सिंगल सेल दैट इज नोन एज द zygote, ओके। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म a cell is formed whose name is the zygote, ठीक है। जो सारे ह्यूमंस हैं, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सभी की लाइफ इस एक सेल से क्या होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है। आफ्टर द zygote फॉर्मेशन फिर कौन सा स्टेज आ जाएगा, द इम्प्लांटेशन स्टेज, ठीक है। इम्प्लांटेशन स्टेज में क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है वो क्या करता है, यूटेराइन वॉल पे जाके क्या करता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ज़ाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन। फिर वो जो ब्लास्टोसिस है जो यूटेराइन वॉल से जाके अटैच हो गया है, उसमें क्या आएंगे कि वो इस एम्ब्रियो को डेवलप करेगा, उस फीटस को क्या करेगा, डेवलप करना चालू करेगा। और उस डेवलपमेंटल पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। ये जो आप जो देखते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं वो 9 महीने तक जो बेबी होता है उसको अपने अंदर रखती हैं। तो वो जो 9 मंथ का पीरियड होता है जिसमें वो एम्ब्रियो, जिसमें वो फीटस डेवलप होता है, उसके ऑर्गन सिस्टम एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब उस पीरियड में जो डेवलप होते हैं,
इस 9 महीने के पीरियड को हम क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। आफ्टर द गेस्टेशन पीरियड इज कंप्लीट, आफ्टर दिस these 9 months in humans are complete, the next event that takes place is parturition, ठीक है। जो डिलीवरी ऑफ द बेबी होता है, आफ्टर द मदर कीप्स द फीटस इनसाइड हर फॉर 9 months, उसके बाद जो स्टेज आता है दैट इज द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। इस डिलीवरी को हम क्या बोलते हैं? पार्च्यूरेशन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं जो कि क्या होते हैं? ह्यूमंस में होते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ हमने तब पढ़ी थी कि ये जो रिप्रोडक्टिव चेंजेस आते हैं मैमल्स में, प्राइमेट मैमल्स में या नॉन प्राइमेट मैमल्स में, ये क्या होता है कि एक सर्टेन एज ऑफ ग्रोथ को अटेन करने के बाद आता है। जो वो वेजिटेटिव फेज था, जो जुवेनाइल फेज था, उसको जब हम पार कर लेते हैं तब जो हमारा जो रिप्रोडक्टिव फेज आता है वो आता है, ठीक है। तो ह्यूमंस में भी सेम होता है कि पहले वो बच्चे इन्फेंट्स हुए, चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। देन दे बिकम द चाइल्ड, फिर वो थोड़े क्या होते हैं उस एडल्ट स्टेज में आते हैं, ठीक है। यू गाइस ऑलरेडी नो कि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें ये जो चेंजेस आते हैं, ये जो रिप्रोडक्टिव चेंजेस आते हैं वो प्यूबर्टी के बाद आते हैं, ठीक है, आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, ये जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं कि जो प्यूबर्टी की एज आती है ना, उसके बाद में क्या होने पड़ते हैं, उस एज के ड्यूरेशन या उस एज के बाद आते हैं, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो एक कहते हैं ना एक ऑर्गेनिज्म फील करता है। जैसे मेल्स और फीमेल्स में देयर आर सेवरल चेंजेस दैट हैपन्स, जो उनकी वॉइस में चेंजेस होते हैं, जो उनका हेयर ग्रोथ होते हैं, ठीक है, बीट द फेशियल हेयर, बीट द प्यूबिक हेयर, ये सारे जो होते हैं वो चेंज के आते हैं आफ्टर द एज ऑफ द प्यूबर्टी, ठीक है। अब प्यूबर्टी क्या होती है कि गर्ल्स और जो बॉयज़ हैं उसमें क्या होती है कि अलग अलग एजेस पे आती है, मतलब स्लाइट डिफरेंस होता है 11 to 15, या जैसे गर्ल्स में जो होती है दे रीच द एज ऑफ द प्यूबर्टी बिफोर द गाइज डू, ठीक है। जो लड़कियां होती है वो कुछ 9 to लाइक एट द एज ऑफ द 9 या 10 से ही क्या हो जाते हैं, उनमें प्यूबर्टी वाली जो ग्रोथ होती है वो आना चालू हो जाता है, ठीक है, जो चेंजेस हैं। वेयर एज इन मेल्स वो क्या होता है 1-2 साल बाद चालू होती है, ठीक है, अराउंड 11 years या 11 to 13 years ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये सब तो हुई कुछ बेसिक जानकारियाँ, ठीक है। एक और चीज़ है कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है ना, उनमें पहला चेंज तो अपन ने यही देख लिया कि भाई जो प्यूबर्टी की एज है उसमें क्या होता है 1-2 साल का गैप होता है मेल्स और
फीमेल्स में, ठीक है। जो दूसरा चेंज होता है वो ये भी होता है कि जैसे मेल्स हैं, ठीक है, वो काफ़ी ओल्ड एज तक क्या करते हैं, स्पर्म को फॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। जो मेल्स हैं वो क्या होता है कि काफ़ी ओल्ड एज तक क्या कर पाते हैं, उस अपने स्पर्म्स को फॉर्म कर पाते हैं। वेयर एज ये जो फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एट द एज ऑफ 50 तक क्या कर पाती है, अपने एग्स को प्रोड्यूस कर पाती है, ठीक है। जबकि मेल्स में तो क्या होता है, वो काफ़ी ओल्ड एज तक क्या कर पा सकते हैं, स्पर्म्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने देखी कि भाई मेल्स और फीमेल्स में प्यूबर्टी के चेंजेस में 1-2 साल का फ़र्क होता है, या एजेस में, सॉरी। और जो स्पर्म प्रोडक्शन है और जो ओवा प्रोडक्शन है, जो एग प्रोडक्शन है, वो मेल और फीमेल्स में क्या होता है, डिफरेंट एग एजेस तक क्या होता है, कैपेबिलिटी होती है वो प्रोड्यूस करने की। मतलब मेल्स ज़्यादा टाइम तक कर सकते हैं, फीमेल्स कम टाइम तक कर सकती है। देर आर लॉट मोर लाइक डिफरेंसेस इन दी मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओके। तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। सबसे पहले वील स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओके। सिस्टम या ऑर्गन्स कह लो, ठीक है। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, ये क्या होता है कि पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है, ठीक है, लोकेटेड इन दी पेल्विस रीजन, ठीक है। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या होता है कि पेल्विस रीजन के अंदर लोकेटेड होता है, ठीक है। अब पेल्विस रीजन कौन सा होता है, द रीजन दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द एब्डोमेन एंड द लेग्स, ठीक है। पेल्विस रीजन इज व्हाट, रीजन बिटवीन या एरिया बिटवीन the abdomen and the legs, ठीक है। एब्डोमेन के ख़त्म होने पे और लेग्स से शुरू होने से पहले क्या होता है कि जो रीजन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेल्विस रीजन, ठीक है। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, इट इंक्लूड्स the testes, ठीक है, some accessory glands, accessory ducts, and the external जेनिटिलिया, ठीक है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, एक्सेसरी डक्ट्स, सम ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटिलिया, दैट इज द पीनिस इन द मेल, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, अपन टेस्टिस को डिस्कस करना चालू करेंगे, ठीक है। टेस्टिस क्या होता है कि मेल गोनाड होता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, टेस्टिस को डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है
कि मेल गोनाड होता है, ठीक है, which is oval in shape, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या होता है कि ओवल इन शेप होता है और ये क्या होता है, मेल गोनाड होता है, ठीक है। अब ये ओवल मतलब जैसे जो इसका एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट होता है ना, दैट इज क्वाइट राउंडेड, लेकिन ये जो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, ये जो साइड से होते हैं ना, दे आर कंप्रेस्ड साइड टू साइड, ठीक है, दीज आर कंप्रेस्ड साइड टू साइड एंड आर ओवल इन शेप, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट द लेंथ, ये मैं इंडिविजुअल टेस्टिस की बात कर रही हूँ, ठीक है। इट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, दैट इज 2 टेस्टिस आर प्रेजेंट इनसाइड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी अपन क्या कर रहे हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक टेस्टिस की अगर अपन लेंथ देखें तो इट इज अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर, एंड अगर विड्थ देखें तो इट इज अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या होता है, ओवल इन शेप होता है, और अगर अपन इसकी लेंथ की बात करें तो ये 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। अगर अपन इसकी विड्थ की बात करें तो इट इज अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ these testes, this pair of testes is situated outside the abdominal cavity, ठीक है। ये जो टेस्टिस हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस हैं, आर situated outside the abdominal cavity, ठीक है, outside the abdominal cavity inside a pouch called स्क्रोटम, ठीक है। ये क्या होता है कि ये जो टेस्टिस होते हैं, ये जो पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं, मतलब उस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। ये जो पेयर ऑफ टेस्टिस हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में प्रेजेंट होते हैं, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि अपन क्या कहते हैं, स्क्रोटम, ठीक है। अब जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कुछ भी चीज़ हो रही है तो उसका एक क्यों, एक वाई ज़रूर होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ बस ऐसे ही नहीं होती, देयर इज ऑलवेज अ रीज़न वाई यू नो समथिंग इज हैपनिंग, और वाई कुछ भी जो हुआ है या ऐसा है तो वो क्यों है, ठीक है। तो द रीज़न फॉर दिस, that why the testis is not situated inside the cavity, inside the abdominal cavity, and why it is situated outside the abdominal cavity in a pouch, to in order to maintain, in order to maintain suitable temperature for
स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब हमें क्या पता चला कि ये जो अरेंजमेंट है कि जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर नहीं होके उसके बाहर एक पाउच में क्यों होती है, ताकि ये स्क्रोटम क्या करता है कि एक सूटेबल टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म और फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, विच इज जो सूटेबल टेम्परेचर है, ठीक है, फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस इज 2 to 2.5 degree less than the body temperature। ठीक है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो हमको टेम्परेचर चाहिए वो क्या होता है, 2 से 2.5 डिग्री कम होता है फ्रॉम दी टेम्परेचर ऑफ दी बॉडी। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है 37 डिग्रीज। ठीक है, लेकिन जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए दैट इज़ अराउंड 35 to 34.5 डिग्रीज। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए टेस्टिस क्या होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होते हैं, और जो स्क्रोटम है, जो पाउच है जिसके अंदर टेस्टिस सिचुएटेड है, वो क्या करता है, इसको वो मेंटेन करने की कोशिश करता है। कैसे, ये चीज़ हम अभी जब टेस्टिस का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप ये याद रखो कि स्क्रोटम क्या कर रहा है, जो सूटेबल टेम्परेचर है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए उसको मेंटेन करके रख रहा है, जो कि क्या है 2 to 2.5 डिग्री लेस दैन दी बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ जो कि मैं बताना भूल गई थी कि यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं कि 2 टेस्टिस होते हैं। ठीक है, एक तो राइट, एक राइट है और एक क्या है, लेफ्ट है। ठीक है, अब सपोज दिस इज द स्क्रोटम, जिसमें क्या है कि ये वो पाउच है, ये वो स्क्रोटम है जिसमें कि टेस्टिस सिचुएटेड है। ठीक है, तो जो लेफ्ट टेस्टिस होगी, ठीक है, जो लेफ्ट टेस्टिस है दैट इज प्रेजेंट स्लाइट लोअर एज कंपेयर टू दी राइट वन। ठीक है, जो लेफ्ट टेस्टिस है वो राइट टेस्टिस के कंपैरिजन में क्या है कि थोड़ा लो सिचुएटेड होती है, थोड़ा नीचे लेवल पे सिचुएटेड होती है, क्योंकि उस साइड की जो स्पर्मेटिक कॉर्ड जिससे ये टेस्टिस नीचे आता है या जिससे ये अटैच्ड होता है, जो टेस्टिस है ना वो क्या है एब्डोमिनल कैविटी से स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू अटैच होती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए जस्ट कीप दैट इन योर माइंड कि जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है वो क्या करती है कि इस टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्शन बनाए रखती है। ठीक है, तो उस लेफ्ट साइड की जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है वो दैट इज स्लाइट लॉन्गर, तो इस वजह से क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड की टेस्टिस है इट इज़ कंपैरेटिवली एट अ लोअर लेवल एज कंपेयर टू दी राइट वन। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा कि हर चीज़ का क्यों होता है, वाई होता है, इट इज़ जनरली बिकॉज ताकि राइट और लेफ्ट टेस्टिस एक दूसरे से कोलैप्स ना कर जाएं। ठीक है, इट इज़ जनरली बिकॉज कि राइट और लेफ्ट टेस्टिस एक दूसरे से कोलैप्स ना कर जाए। ठीक है,
अब अपन आ जाते हैं टेस्टिस के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। Okay. With the diagram, with a good diagram, I'll show it afterwards. Okay. अभी के लिए जो मैं एक बार डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके नॉर्मली आपको बता देती हूँ. As you guys already know it by now that I'm not that much good at diagrams, but yeah, whatever. So we were discussing about the scrotum. Okay. तो ये क्या है कि स्क्रॉटम है, ये राइट और लेफ्ट टेस्टिस है. इसके बीच में क्या होता है, अच्छा इस चीज़ का मैं आप लोगों को कोई नोट्स नहीं लिखवाऊंगी, ठीक है. मैं आपको ये नॉर्मल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बता रही हूँ, ठीक है. तो यू गाइज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड ट्राई टू राइट इट ऑन योर ओन. आई विल डेफिनेटली डिक्टेट द थिंग्स कि क्या चीज़ क्या है, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू try to write it down on your own. I am discussing everything in the detail. One more thing that I want to tell you कि जो भी NCERT में दिया हुआ है ना, that is definitely the basic things that you guys should know about the male reproductive and female reproductive system. But as I've said कि थोड़ा बहुत extra knowledge होना चाहिए. अब जैसे NCERT में लिखा हुआ है कि जो टेस्टिस होती है इट हैज़ अ कवरिंग एक्सेट्रा. व्हाट कवरिंग? दिस क्वेश्चन जनरली अराइजेज इन सम यू नो स्टूडेंट्स के. ये लेयर की तो बात की, लेकिन लेयर है कहाँ, क्योंकि एनसीईआरटी ने वो एक्सप्लेन नहीं किया है कि कौन सी लेयर है कौन सी लेयर नहीं है, ठीक है. तो अपन थोड़ा सा इसको डिटेल में लेके चलेंगे. सबसे पहले अपन कहाँ थे, स्क्रॉटम पे, ठीक है. ये क्या होता है, ये जो दो टेस्टिस होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, एक सेप्टम से सेपरेटेड होती है, ठीक है. एक पार्टीशन से आई कैन से सेपरेटेड होती है. इसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्रॉटल सेप्टम, ठीक है. जो सेप्टम इस स्क्रॉटम के बीचों बीच प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, इन टेस्टिस के कंपार्टमेंट्स को अलग करता है, इन टेस्टिस को एक दूसरे से अलग करता है. इसको हमने क्या कहा, स्क्रॉटल सेप्टम, ठीक है. अब क्या है कि जो टेस्टिस है, ये तो अपने स्क्रॉटल सेप्टम की बात कर ली. आप साथ साथ इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है. स्क्रॉटल सेप्टम. अब अपन बात करेंगे टेस्टिस और उसकी लेयर्स की, ठीक है. सपोज ये क्या है, टेस्टिस है, ठीक है. अब ये चीज़ें तो अपन ने पहले ही डिस्कस कर ली थी कि टेस्टिस ओवल इन शेप होता है, ठीक है. अब अपन क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि इसमें कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है. विल डिस्कस देम इन द नेक्स्ट क्लास. बट एक बार सबसे पहले अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, विद दी लेयर्स ऑफ द टेस्टिस, जिससे वो क्या है, सराउंडेड है, ठीक है. सबसे पहली चीज़ जो अपन टेस्टिस में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो ये होगी अबाउट दी लेयर्स ऑफ दी टेस्टिस, ठीक है. इसमें क्या होता है,
ट्यूनिका एल्बोजीनिया, ठीक है। ट्यूनिका एल्बोजीनिया क्या होती है कि एक फाइब्रस कैप्सूल होता है, आई कैन से, ठीक है। ये क्या होती है कि एक फाइब्रस कैप्सूल होता है जो कि क्या करती है कि टेस्टिस को प्रोटेक्ट करती है और उसको क्या करती है, कंप्लीटली सराउंड करती है, ठीक है। जो सेकंड लेयर आती है जिसमें क्या होती है कि 2 लेयर होती है। फर्स्ट वन इज द विस्पराइटल लेयर which is the outer one, second one is the visceral layer जो कि क्या होती है, अंदर प्रेजेंट होती है, अंदर वाली साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इन दोनों के बीच क्या होती है, एक कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो लेयर होती है ये क्या होती है कि आउटसाइड द सेल सिचुएटेड होती है, ठीक है। ये क्या होती है, आउटसाइड द सेल सिचुएटेड होती है, ठीक है। जो थर्ड लेयर है वो होती है ट्यूनिका वैस्क्युलरिस, ठीक है। अब आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा कि ट्यूनिका वैस्क्युलरिस मतलब कि जो इसमें क्या होंगी कि कुछ आर्टरीज और वेसिकल्स एक्सेट्रा क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये जो मेन 3 लेयर्स होती हैं अपन कह सकते हैं एक टेस्टिस की, ठीक है। उसके बाद अपन स्पर्मेटिक कॉर्ड वगैरह को भी डिस्कस करेंगे, उसमें भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। लेकिन अभी के लिए जब सबसे पहले जो नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे उसमें वी विल स्टार्ट विद डिस्कसिंग दी ऑल दीज layers and then we'll discuss the structure inside the testis and about the spermatic cord, okay। so आज के लिए बस इतना ही। जो भी बाकी का मटेरियल है विल डिस्कस इट इन दी नेक्स्ट क्लास।